लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख देयर्स वन इजी सॉल्यूशन टू द एआई पॉर्न प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में पैदा हो चुके एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील संकट की तरफ ध्यान दिलाता है और साथ ही उसका एक व्यवहारिक रास्ता भी सुझाता है। ये लेख कहता है कि एलन मस्क की कंपनी एआई के चैटबॉट ग्रोक से जुड़ा हालिया विवाद सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक नाकामी का बड़ा उदाहरण है। क्रिसमस पर ग्रोक में फोटो और वीडियो एडिटिंग सुविधा जोड़ते ही सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने, अश्लील बनाने और अपमानजनक ढंग से बदलने की बाढ़ आ गई। दुनिया भर के नियामकों ने जांच शुरू कर दी। कुछ देशों ने तो ग्रोक को अस्थायी रूप से बैन भी कर दिया। सवाल यह है कि इतनी खतरनाक गड़बड़ी को समय रहते रोका क्यों नहीं गया। लेख का मूल तर्क यह है कि एआई कंपनियां अपने मॉडल को सुरक्षित बनाना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा कानून उन्हें वही काम करने से डराते हैं जो सबसे जरूरी है, गहराई से जांच और परीक्षण। एआई सुरक्षा में जिस प्रक्रिया को रीटाइमिंग कहते हैं, यानी जानबूझकर सिस्टम को गलत काम करने के लिए उकसाकर उसकी कमजोरियां ढूंढना, वही प्रक्रिया बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के मामले में कानूनी अपराध बन जाती है। मतलब कंपनी अगर ईमानदारी से जांचना चाहे कि उसका सिस्टम बच्चों की अश्लील तस्वीरें बना सकता है या नहीं, तो वही कोशिश उसे अपराधी बना सकती है। नतीजा ये है कि कंपनियां पूरी तरह जांच नहीं करती और बाद में वही भयानक नतीजे सामने आते हैं जैसे ग्रोक के मामले में हुआ। लेख कहता है कि समाधान सीधा है। कांग्रेस को तुरंत ऐसा कानून बनाना चाहिए जो अच्छे इरादे से एआई सुरक्षा की जांच करने वाली कंपनियों और शोधकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा दे। ब्रिटेन ने ऐसा कानून बना दिया है। अमेरिका में कुछ राज्यों ने पहल की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी खालीपन है। लेखक चेतावनी देता है कि जैसे साइबर सुरक्षा के मामले में सरकार की सुस्ती ने बड़े हैक हमलों को जन्म दिया था, वैसे ही एआई में देरी आने वाले वर्षों में और भी बड़े डिजिटल अपराधों को जन्म देगी। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि एआई से पैदा हो रही अश्लीलता और शोषण की समस्या तकनीक से ज्यादा कानून की कमजोरी की वजह से बढ़ रही है। अगर सरकारें अभी साफ, मजबूत और व्यवहारिक नियम नहीं बनाती, तो ये संकट आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्डियन व्यू ऑन यूरोप स्टाइलिंग नाइट ट्रेन रिवाइवल डोंट लेट इट हिट द बफर्स, इसमें यूरोप की उस उम्मीद की कहानी कही गई है जो पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़ी है, यानी नाइट ट्रेनों की वापसी। जब यूरोपीय संघ ने 2020 में 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, तब माना गया कि हवाई जहाजों के विकल्प के रूप में रात की ट्रेनें फिर से महाद्वीप का सबसे खूबसूरत, रोमांटिक और पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर सफर बनेंगी। लेख याद दिलाता है कि एक नाइट ट्रेन उड़ान की तुलना में 28 गुना कम प्रदूषण करती है। यूरोपीय आयोग ने भी कई नए रूट्स चिन्हित किए जो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते थे, लेकिन संपादकीय बताता है ये सपना अब ठहरता हुआ नजर आ रहा है। कारण ये नहीं कि लोग ट्रेन से सफर नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि सरकारें और ब्रसेल्स मिलकर जरूरी आर्थिक और नीतिगत मदद नहीं दे पा रहे। पेरिस से वियना और बर्लिन जाने वाली 2 साल पुरानी नाइट ट्रेन को सब्सिडी हटते ही बंद करना पड़ा। बेसल से कोपेनहेगन और माल्मो का नया रूट शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गया। रेल ऑपरेटर साफ कहते हैं, नाइट ट्रेन चलाने की लागत बिना सरकारी सहयोग के बहुत ज्यादा है। लेख ये भी साफ करता है कि मांग की कोई कमी नहीं है। पेरिस वियना रूट 70% भरा रहता था। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन और नीदरलैंड में 69% लोग नाइट ट्रेन लेना चाहते हैं और लगभग 3/4 मानते हैं कि रेल सफर को उड़ान से सस्ता होना चाहिए। लेकिन हकीकत उल्टी है। कई देशों में ट्रेन टिकट पर वैट लगता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं। लंबे रेल रूट्स पर ट्रैक चार्ज बहुत महंगा है
और नए कोचों की भारी कमी है। नतीजा ये है कि ट्रेनें महीनों पहले फुल हो जाती हैं और कई बार 70-80 के दशक की पुरानी बोगियां ही चलानी पड़ती हैं। द गार्जियन का कहना है, अगर यूरोप सच में जलवायु संकट से लड़ना चाहता है तो उसे नाइट ट्रेनों को बचाने और बढ़ाने के लिए ठोस फैसले लेने होंगे। वैट घटाना होगा, ट्रैक चार्ज घटाने होंगे। निवेश को सुरक्षित करने के लिए ईयू को आगे आना होगा, क्योंकि लोग इस बदलाव के साथ हैं। 75,000 लोग पेरिस नाइट जेट बचाने की याचिका पर दस्तखत कर चुके हैं और 11 शहरों में पायजामा पार्टी जैसे विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। आखिर में संपादकीय बड़ी साफ भाषा में सरकारों से कहता है, लोगों की चाहत, पर्यावरण की जरूरत और भविष्य की दिशा तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी ब्रसेल्स और यूरोपीय सरकारों की है कि वो इस रोमांटिक और हरित सफर को पटरी से उतरने ना दें, बल्कि उसे मजबूती से आगे बढ़ाएं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हु इज रजा पहलवी द एक्सील्ड प्रिंस अर्जिंग इरानियंस टू सीज सिटीज प्रकाशित लेख में ईरान की मौजूदा उथल पुथल के बीच एक पुराने लेकिन फिर से उभरते चेहरे रेजा पहलवी की कहानी सामने रखी गई है। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं। दशकों तक वो ईरानी विपक्ष का सभ्य और शांत चेहरा बने रहे, लोकतंत्र, जनमत और अहिंसक बदलाव की बात करते हुए। लेकिन अब 65 साल की उम्र में उनकी भाषा अचानक बेहद आक्रामक हो गई है। लेख बताता है कि सप्तांत रेजा पहलवी ने ईरानियों से खुली अपील की कि वो शहर के केंद्रों पर कब्जा करें और उनकी शीघ्र वापसी की तैयारी करें। उन्होंने केवल प्रदर्शन पर उतरने की बजाय सीधे सत्ता को चुनौती देने का आह्वान किया। तेल, गैस और परिवहन क्षेत्र कर्मचारियों से देशव्यापी हड़ताल की अपील की और सुरक्षा बलों से सरकार छोड़ने को कहा। उन्होंने लोगों से 1979 से पहले वाला शेर और सूरज वाला झंडा फहराने और हर शाम सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने को भी कहा। तेहरान में सरकार का जवाब बेहद सख्त आया। सरकारी मीडिया ने इस आंदोलन को आंतरिक सशस्त्र युद्ध और आतंकी हमला बताया। दावा किया गया कि दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने पहलवी को अमेरिका और इजराइल की साजिश से जोड़ा और कहा कि पिछले साल ईरान इजराइल टकराव के बाद की प्लान बी रणनीति है। लेख ये भी साफ करता है कि भले ही सड़कों पर पहलवी को समर्थन मिल रहा हो, लेकिन ईरानी विपक्ष के भीतर ही उनके खिलाफ भारी असंतोष है। कई बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि पहलवी का गुट दूसरे असंतुष्टों को बदनाम करता है, आंदोलन को बांट रहा है और ये तय नहीं कि सोशल मीडिया पर दिख रहा समर्थन कितना वास्तविक है और कितना सरकारी साइबर नेटवर्क का खेल। अल जजीरा का निष्कर्ष ये है कि रेजा पहलवी आज ईरानी गुस्से और असंतोष का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुके हैं। अमेरिका खुलकर हस्तक्षेप से दूर है, ईरान की सड़कों पर आग सुलग रही है और 47 साल बाद निर्वासन में बैठा यह शहजादा अब अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक बाजी खेल रहा है, वो तख्त पाने की जिसे उसने किशोरावस्था में खो दिया था। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android